अध्याय नंबर 16। आपदा प्रबंधन। सामान्य परिचय। कम समय एवं बिना चेतावनी के घटित होने वाली अनपेक्षित प्राकृतिक या मानव जनित घटना या परिवर्तन जिससे संबंधित क्षेत्र के मनुष्य, पशु पक्षी, प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक पर्यावरण दुष्प्रभावित हो आपदा कहा जा सकता है। इस दुष्प्रभाव में मनुष्य या पशु पक्षियों की मौत, पेड़ पौधों का विनाश, मानव निर्मित वातावरण जैसे इमारतें, सड़कें, पुल आदि की क्षति कम या ज्यादा मात्रा में हो सकती है। सामान्यतः आपदा प्राकृतिक कारणों में उत्पन्न होती है, लेकिन मानव द्वारा प्रकृति में अवांछित हस्तक्षेप में अप्रत्यक्ष रूप में कुछ आपदाओं की तीव्रता एवं बारंबारता में वृद्धि देखी जा सकती है। कुछ आपदाएं जो पूरी तरह मानवजनित होती हैं। प्राकृतिक आपदाओं को भी उनकी उत्पत्ति के प्रमुख कारकों के आधार पर निम्नलिखित तरीके से वर्गीकृत किया जाता है। भौमिक आपदाएं, भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन इत्यादि। जलीय आपदाएं, बाढ़, सुनामी इत्यादि। मौसमी संबंधी आपदाएं, सूखा, चक्रवात, बादल का फटना, हिम, झंझावात, तड़ित झंझा, शीतलहर, पाला, लू इत्यादि। आपदा के प्रकार। प्राकृतिक जनित भूकंप। आपदा के दो प्रकार, प्राकृतिक जनित, मानव जनित। प्राकृतिक जनित भूकंप, बाढ़, सूखा, चक्रवात, बादल का फटना, भूस्खलन, सुनामी, महामारी, ग्रीष्म लहर, ज्वालामुखी विस्फोट, वनाग्नि, हिम, झंझावात आदि। मानव जनित रासायनिक दुर्घटना, परमाणु दुर्घटना आदि। नोट: द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की तीसरी रिपोर्ट में आपदा प्रबंधन को संकट प्रबंधन के नाम से भी दर्शाया गया है। भारत में आपदाएं। भारत का अधिकतर भौगोलिक क्षेत्र किसी न किसी आपदा के संदर्भ में सुभेद है। भारत का उच्च कटिबंधीय व शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में विस्तार, लंबी तटरेखा, नवीन दलित पर्वतमाला, भूगर्भिक विविधता, मरुस्थलीय दशाएं, अतिवृष्टि, वृष्टि, छाया प्रदेश, नदियों का जाल आदि कई प्रकार के सुभेदता लक्षण अलग अलग क्षेत्रों में पाए जाते हैं। भारत में बाढ़, सूखा, चक्रवात, भूकंप तथा भूस्खलन की घटनाएं आम हैं। भारत में के लगभग 54% भूभाग पर विभिन्न प्रबलताओं के भूकंपों का खतरा बना रहता है। 40 मिलियन हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में बारंबारता बाढ़ आती है। कुल 7516.6 किमी लंबी तटरेखा में से 5700 किमी में चक्रवात का खतरा बना रहता है। भारत में खेती योग्य क्षेत्र का लगभग 68% भाग सूखे के प्रति संवेदनशील है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह और पूर्वी व पूर्वी तटीय क्षेत्रों के इलाकों में सुनामी का संकट बना रहता है। देश के कई भागों में पतझड़ी व शुष्क पतझड़ी वनों में आग लगना आम बात है। हिमालय क्षेत्र एवं तथा पूर्वी व पश्चिमी घाट के क्षेत्रों में अक्सर भूस्खलन का खतरा बना रहता है। प्राकृतिक आपदाएं। भूकंप पृथ्वी के धरातल पर होने वाली आकस्मिक हलचल है जो मुख्यतः पृथ्वी के साम्यावस्था में असंतुलन, भूगर्भिक संचलन, ज्वालामुखी विस्फोट अथवा मानवजनित कारणों से उत्पन्न होता है। भारत में भूकंपीय क्षेत्र जोन। भारत में नवीन वलित पर्वतमाला, हिमालय एवं कई भौमिक भ्रंश स्थित होने के कारण विस्तृत भूकंपीय क्षेत्र पाया जाता है। भारत में भूकंपीय इतिहास अर्थात बारंबारता व तीव्रता वाले क्षेत्रों के अध्ययन के आधार पर भारतीय मानक ब्यूरो ने भारत को 4 भूकंपीय क्षेत्रों में बांटा है। भूकंप कैसे आता है? यह फिसलन अत्यधिक ऊर्जा भरी तरंग उत्पन्न करती है जिससे भूपटल हिलता है।
नंबर 1, 2 भूप्लेटों विपरीत दिशाओं में गति करती हैं। ये एक दूसरे को धकेलती हैं, अचानक ये फिसल जाती हैं। नंबर 3, पृथ्वी की सतह पर जहाँ पर यह भूकंप आया है एपिसेंटर कहलाता है। नंबर 4, अधिक जोखिम क्षेत्र। नंबर 5, अत्यधिक जोखिम क्षेत्र। नंबर 6, नंबर 7 या अधिक 18%, 12% भूकंप प्रमुख क्षेत्र। समस्त उत्तर पूर्वी क्षेत्र, जम्मू कश्मीर के कुछ क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्र, उत्तराखंड के कुछ क्षेत्र, गुजरात के कच्छ का रण, उत्तरी बिहार एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कुछ भाग, जम्मू कश्मीर व हिमाचल प्रदेश के शेष भाग, दिल्ली, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, बिहार व पश्चिम बंगाल के उत्तरी भाग, गुजरात, राजस्थान व महाराष्ट्र के कुछ भाग। निम्न सेकंड निम्न जोखिम क्षेत्र। थर्ड मध्य जोखिम क्षेत्र। 4 या कम। थर्ड, फोर्थ, सिक्स्थ 43%, 27%। केरल, गोवा व लक्षद्वीप, उत्तर प्रदेश, गुजरात व पश्चिम बंगाल का शेष भाग, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु व कर्नाटक के कुछ भाग, देश के शेष अन्य क्षेत्र। भूकंप प्रायद्वीपीय भारत में प्रायद्वीपीय भारत को भूकंप की दृष्टि से कम प्रभावित क्षेत्र माना जाता है, परंतु कच्छ क्षेत्र में आए हुए भूकंपों के विवरण से यह स्पष्ट होता है कि यह क्षेत्र निरंतर भू संतुलन की दृष्टि से प्रभावित रहा है। इसका मुख्य कारण हिंद महासागर के नितल में 15 सेंटीमीटर की दर से प्रसरण, भारतीय प्लेट का उत्तर की ओर निरंतर गतिशील होना या इसके प्रभाव से भूगर्भीय दरारों का सक्रिय होना। इसकी पुष्टि यहाँ पर पाए जाने गए 2 भ्रंशों के आधार पर की जा सकती है। एक भ्रंश लगभग 200 किमी लंबा तथा 100 किमी चौड़ा है, जिसकी स्थिति पूर्व से पश्चिम दिशा में अहमदाबाद से भुज के मध्य है। वही दूसरा भ्रंश लगभग 500 किमी लंबा तथा 100 किमी चौड़ा उत्तर दक्षिण दिशा में स्थित है। इन्हीं 2 भ्रंशों के गतिशील होने के कारण गुजरात के भुज तथा उसके आसपास के क्षेत्रों में भूकंप आते हैं। इसी तरह महाराष्ट्र में कोयना भीमा भ्रंश है, जो पूर्व के निष्क्रिय अवस्थिति में था, लेकिन कोयना बांध के निर्माण के कारण उत्पन्न जल दबाव से यह पुनः सक्रिय हो गया है, जिसके चलते लातूर जैसी भूकंपीय त्रासदी घटित हुई। भारत की प्रथम भूकंपीय चेतावनी प्रणाली की स्थापना देहरादून, उत्तराखंड में जुलाई 2015 में की गई। नोट: सुदूर संवेदन या भौगोलिक सूचना प्रणाली CIS एक ऐसा आंकड़ा ग्रह उपलब्ध कराते हैं जिससे आपदा के उपरांत छठे चिन्हों का अन्य भौगोलिक तथा स्थलाकृतिक आंकड़ा ग्रह संग्रह के साथ मिलान कर खतरनाक क्षेत्रों का मानचित्रण किया जा सकता है। सामान्य भूकंप प्रभावित इलाके बहुत बड़े क्षेत्र में व्यापक होते हैं, परंतु ये कुछ सुपरिचित प्लेट संपर्क क्षेत्रों में ही सीमित रहते हैं। उपग्रह आंकड़े आपदा प्रभावित क्षेत्रों का शारीरिक दृश्य उपलब्ध कराते हैं। इन आंकड़ों को आपदा संकलन तथा राहत उपायों के लिए इलाकों के वृहद पैमाने पर आधारभूत सूचनाएं तैयार करने में प्रयोग किया जा सकते हैं। भूस्खलन एक भूवैज्ञानिक घटना है जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से प्रभावाधीन होकर घटित होती है। इससे वृहद स्तर पर पत्थर का खिसकना, मिट्टी का बहाव, पहाड़ियों का टूटना इत्यादि सम्मिलित किया जाता है। भूस्खलन का कारण प्राकृतिक एवं मानव जनित दोनों हो सकता है। भारत में भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र हिमालय पर्वतीय क्षेत्र, उत्तरी पूर्वी राज्य समेत पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, नीलगिरी से अधिक वर्षा के अधिक वर्षा वाले क्षेत्र, अंडमान निकोबार द्वीप समूह आदि। ज्वालामुखी एक प्रक्रिया है
जिसके अंतर्गत गर्म गालित मैग्मा पृथ्वी की आंतरिक परतों को तोड़ते हुए सतह पर तरल लावा, ठोस द्रव गैस का सम्मिलित रूप से उद्गारित होता है। इसे प्राकृतिक का सुरक्षा वाल्व भी कहा जाता है। नोट: ज्वालामुखी को भू आकृति विज्ञान में एक आकस्मिक घटना के रूप में देखा जाता है। चूंकि इससे कई स्थल रूपों का निर्माण होता है, अतः पृथ्वी पर परिवर्तन लाने वाले बलों में इसे रचनात्मक बल के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। दूसरी ओर, चूंकि इससे परितंत्र और जनमाल को नुकसान होता है, अतः पर्यावरण भूगोल के अंतर्गत इसका अध्ययन एक प्राकृतिक आपदा के रूप में किया जाता है। भारत में ज्वालामुखीय क्षेत्र भारत की मुख्य भूमि पर प्रमुखतः कुछ पर्वत, मर्त एवं सुप्त ज्वालामुखी स्थित है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान निकोबार के बैरन द्वीप पर स्थित है। ज्वालामुखी प्रभाव के आकलन के अनुसार भारत को ज्वालामुखी शुभभेद्य क्षेत्र नहीं माना जाता। भारत के प्रमुख ज्वालामुखी बैरन द्वीप, अंडमान द्वीप, नारकोंडम अंडमान द्वीप, बारगत, बारातग अंडमान द्वीप, दक्कन ट्रैप महाराष्ट्र, दिनोदर पहाड़ी गुजरात, तोशी पहाड़ी हरियाणा व उत्तरी राजस्थान। सीमा पर बाढ़ एक ऐसी प्राकृतिक आपदा है जिससे अत्यधिक वर्षा होने से नदियों की अपवाह क्षमता अधिक हो जाती है तथा वह अपने तटबंधों को पार कर आसपास के क्षेत्रों को जलमग्न कर देती है। अंतर्राष्ट्रीय सिंचाई पर जल प्रवाह आयोग के अनुसार बाढ़ मूलतः नदी नालों में जल प्रवाह का वह आधिक्य है जो सामान्य स्थिति को छोड़कर प्राकृतिक किनारों या मानव निर्मित किनारों बंधान के ऊपर से बहता है, जिसके कारण निचले क्षेत्र पानी से घिर जाते हैं। जल स्तर का बढ़ना तथा आबादी व कृषि भूमि का डूब जाना बाढ़ के प्रभाव की श्रेणी में आता है। बाढ़ दो प्रकार की होती है: प्राकृतिक आपदा, मानवकृत बाढ़। भारत के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र ध्यातव्य है कि विश्व भर में सर्वाधिक बाढ़ के खतरों का सामना कर रहे देशों में भारत का नाम भी आता है। भारत की लगभग सभी नदी बेसिनों में बाढ़ आती है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत का लगभग 12.5% भौगोलिक क्षेत्र बाढ़ प्रवण क्षेत्र के अंतर्गत आता है। भारत के उत्तर पूर्व प्रदेश, बिहार, असम, पंजाब, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरल, तमिलनाडु आदि राज्य बाढ़ प्रवण क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। भारत के बाढ़ प्रवण क्षेत्रों को प्रमुखतः 3 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। गंगा बेसिन, इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश, बिहार एवं पश्चिम बंगाल सर्वाधिक प्रभावित राज्य हैं। गंगा के अलावा शारदा, राप्ती, गंडक, घाघरा आदि नदियां पूर्वी उत्तर प्रदेश में बाढ़ का प्रमुख कारण बनती हैं। यमुना नदी हरियाणा व दिल्ली के क्षेत्रों को प्रभावित करती है। कोसी बिहार का, शोक, बागमती, गंडक, कमला एवं कई अन्य छोटी नदियां बिहार में बाढ़ का कारण बनती हैं। महानदा, भगीरथी, दामोदर, अजय आदि नदियों में ज्वारीय प्रभाव आदि के कारण पश्चिम बंगाल में बाढ़ आती है। बाढ़ के कारण, बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होने के कारण निम्नानुसार हैं: नदी नालों के प्राकृतिक किनारों से ऊपर जल प्रवाह की स्थिति, वनों की कटाई, नदियों में अवसादों की मात्रा में वृद्धि होने से गहराई में कमी, सहायक नदियों का जल सामान्य से अधिक मात्रा में मुख्य नदी में मिलने की स्थिति, भूकंप एवं भूस्खलन, नदी के क्षेत्रों में होने की स्थिति में कृत्रिम रूप से नदी के प्रवाह को कतिपय कारणों से रोकने के फलस्वरूप, जैसे बड़े पुलों का निर्माण या रेलवे गेट आदि, सामान्य से अधिक वर्षा या कुछ समय के लिए लगातार अधिक वर्षा, बांधों का टूटना, बाढ़ नियंत्रण योजना के अंतर्गत निर्मित बंधाओं
का टूटना, तेज हवाओं के चलने के कारण तूफान जैसी स्थिति बनना आदि मौसम के आकस्मिक परिवर्तन, प्राकृतिक जल निकासी में मानव निर्मित बाधाएं, ब्रह्मपुत्र एवं बराक बेसिन, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र, ब्रह्मपुत्र एवं उसकी सहायक नदियों के द्वारा बाढ़ग्रस्त होते जल, ढाका, तिस्ता एवं तोरशा नदियां भी पश्चिम बंगाल के उत्तरी भाग में बाढ़ लाती हैं। मणिपुर राज्य भी बराक नदी के कारण बाढ़ सुभेद राज्य, मध्य भारत एवं प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में बेसिन, महानदी, वैतरणी एवं ब्राह्मणी नदियां ओडिशा में बाढ़ लाती हैं। नर्मदा, गोदावरी, ताप्ती, कृष्णा व महानदी आदि नदियों के बेसिन में भारी वर्षा के चलते मध्य एवं दक्षिण भारत के हिस्से बाढ़ग्रस्त होते हैं। गोदावरी, कृष्णा व महानदी नदियों के डेल्टाई प्रदेशों में चक्रवाती तूफान के कारण बाढ़ आती है, जिससे आंध्र प्रदेश, ओडिशा व तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र प्रभावित होते हैं। केरल की कई छोटी नदियां एवं कई कीचड़युक्त धाराओं के कारण इस राज्य के कुछ हिस्सों में भी बाढ़ आती है। राष्ट्रीय बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम स्वतंत्रता के पश्चात 1954 में आई भीषण बाढ़ के उपरांत 1954 में ही राष्ट्रीय बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम लागू किया गया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत तत्कालिक, अल्पकालिक एवं दीर्घकालिक योजनाओं पर ध्यान दिया गया है। इसके तहत नदी तटबंधों का निर्माण, गाँव एवं शहरों से सटे हुए नदी तटों के ऊपर उठाना, जलाशय एवं बांधों का निर्माण करना, जल निकासी के समुचित व्यवस्था करना इत्यादि शामिल था। 1976 में बाढ़ नियंत्रण के समन्वित, समेकित या वैज्ञानिक नीति तैयार करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय बाढ़ आयोग की स्थापना की गई। इसके अतिरिक्त केंद्रीय बाढ़ पूर्वानुमान संगठन द्वारा एक गैर संरचनात्मक उपाय के तहत एक राष्ट्रीय व्यापी बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली की स्थापना की गई है, जो देश में 1999 केंद्रों से बाढ़ पूर्वानुमान जारी करती है। सुनामी महासागर में पैदा होने वाली ऊंची लहरें हैं। यह महासागरीय तल पर होने वाली किसी भयानक हलचल जैसे भूकंप, ज्वालामुखी आदि के कारण पैदा होती है। अतः ऐसे महासागरीय क्षेत्र जो प्लेटों के सीमांत भागों पर स्थित है, वहां से सुनामी लहरें पैदा होती हैं एवं ऐसे क्षेत्रों के आसपास के तटीय क्षेत्र, द्वीपीय एवं महाद्वीपीय दोनों सुनामी से सर्वाधिक प्रभावित होते हैं। भारत में वर्ष 2007 से भारतीय सुनामी अग्रिम चेतावनी केंद्र कार्य कर रहा है, जो वर्तमान में राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र हैदराबाद के अंतर्गत हिंद महासागर क्षेत्र के लिए सुनामी वॉच प्रोवाइडर के रूप में सेवाएं दे रहा है। भारत के सुनामी प्रभावित क्षेत्र 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में भयानक आपदा के रूप में आई सुनामी लहरें सुमात्रा, इंडोनेशिया के पश्चिमी तट के निकट आए 8.9 रिक्टर के भूकंप के कारण उत्पन्न हुई। इससे दक्षिण एशिया के अलावा भारत के भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल एवं आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र बुरी तरह से प्रभावित हुए थे। इससे सर्वाधिक प्रभावित स्थान तमिलनाडु का नागपट्टिनम जिला था। यूरेशियाई प्लेट एवं इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट के अभिसरण की सीमा पर स्थित जावा ट्रेंच बेहद भूकंप संवेदनशील क्षेत्र है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा तट एवं इसके साथ ही समस्त अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी सुनामी प्रवण क्षेत्र है। सुनामी चेतावनी प्रणाली प्रशांत महासागरीय तटीय देशों को सुनामी से सुरक्षा प्रदान करते हेतु 1998 में इसकी प्रशांत सुनामी चेतावनी प्रणाली स्थापना की गई है। सुनामी चेतावनी प्रणाली केंद्रों को अलास्का, हवाई द्वीप तथा जापान में स्थित किया
किया गया है। सूखा सामान्यतः जल की कमी की स्थिति है जो अपर्याप्त वर्षा, अत्यधिक वाष्पीकरण, विभिन्न जल स्रोतों, विशेष भूजल का अत्यधिक दोहन के कारण पैदा होती है। लंबी समय अवधि तक कम वर्षा के मौसम विज्ञान संबंधी सूखे की स्थिति उत्पन्न होती है। मृदा में नमी की कमी के कारण फसलें मुरझा जाती हैं, जिससे कृषि सूखा कहा जाता है। इसे भूमि आर्द्रता सूखा भी कहते हैं। जिस क्षेत्र के कुल बोए गए क्षेत्र का 30% से अधिक भाग सिंचित है, उस क्षेत्र को इससे वर्गीकृत नहीं किया जाता है। वर्षा के द्वारा जलापूर्ति के बावजूद जलाशयों का जलस्तर नीचे गिर जाए तो यह स्थिति जल विज्ञान संबंधी सूखा कहलाती है। प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र में जल की अपर्याप्त एवं उससे उत्पादकता की कमी एवं तनाव की स्थिति, जिससे पारिस्थितिकी तंत्र क्षतिग्रस्त होने लगे, उसे पारिस्थितिकी सूखा की स्थिति कहते हैं। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 19% भाग एवं कुल जनसंख्या का लगभग 12% भाग तकरीबन प्रत्येक वर्ष सूखा से प्रभावित होता है। भारत में किसी एक ही वर्ष में किसी क्षेत्र में बाढ़ व किसी क्षेत्र में सूखे की स्थिति एक साथ बन सकती है। भारत में मरुस्थल विशिष्ट छाया क्षेत्र की स्थिति, मानसून पर निर्भरता एवं इसकी अनिश्चितता, अत्यधिक जनसंख्या एवं उसकी जरूरतों हेतु अत्यधिक जल दोहन आदि कारक सूखे की स्थितियों के लिए जिम्मेदार हैं। सूखे की बारंबारता एवं तीव्रता के कई वर्षों के अध्ययन के पश्चात विभिन्न भौगोलिक अध्ययनों में इसे निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। अत्यधिक सूखा प्रवण क्षेत्र राजस्थान में अरावली पर्वतमाला के पश्चिमी और का मरुस्थलीय क्षेत्र, गुजरात का कच्छ क्षेत्र। अधिक सूखा प्रवण क्षेत्र राजस्थान का पूर्वी भाग, मध्य प्रदेश का ज्यादातर हिस्सा, पश्चिमी घाट का वृष्टि छाया प्रदेश, महाराष्ट्र का पूर्वी भाग, तेलंगाना का अधिकतर भाग, कर्नाटक का पठार, तमिलनाडु का उत्तरी भाग, झारखंड का दक्षिणी भाग व उड़ीसा का आंतरिक भाग। मध्यम सूखा प्रवण क्षेत्र राजस्थान का उत्तरी हिस्सा, हरियाणा के कुछ क्षेत्र, उत्तर प्रदेश का दक्षिणी क्षेत्र, गुजरात का कच्छ के अतिरिक्त शेष क्षेत्र, महाराष्ट्र व झारखंड के कुछ भाग, तमिलनाडु में कोयम्बटूर का पठारी भाग व कर्नाटक का आंतरिक भाग। शेष भारतीय भौगोलिक क्षेत्र या तो कम या फिर नगण्य सूखा प्रभावित है। सूखा अनावृष्टि प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम। सूखे की समस्या को हल करने के लिए यह कार्यक्रम 1973 से 74 में प्रारंभ किया गया। इसके अंतर्गत भूमि सुधार, जल संसाधनों का प्रबंधन एवं संरक्षण, मृदा एवं मृदा की आर्द्रता का संरक्षण, वृक्षारोपण, सामाजिक वानिकी, चारागाहों एवं भेड़ पालन का विकास, तालाबों, नदियों, नहरों में गाद निष्कासन इत्यादि को सम्मिलित किया गया है। इस कार्यक्रम को 1995 से 96 से जल विभाजक अथवा जल संभर परियोजनाओं के आधार पर चलाया जा रहा है। मरुस्थल विकास कार्यक्रम। मरुस्थल के नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए 1977-78 में मरुभूमि विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत उष्ण मरुस्थलीय क्षेत्र के विकास पर खर्च होने वाली धनराशि केंद्र एवं राज्य सरकार 75:25 के अनुपात में वहन करती है। वहीं शीत मरुस्थल के विकास पर खर्च होने वाली धनराशि केंद्र सरकार वहन करती है। इसके उद्देश्य निम्नलिखित है: मरुस्थलों के प्रसार को रोकने तथा मरुस्थलीय इलाकों की उत्पादकता में वृद्धि करना, कृषकों को सहायता उपलब्ध कराकर शुष्क भूमि कृषि को प्रोत्साहित करना, शुष्क भूमि कृषि, सिंचाई किए बिना ही कृषि करने की तकनीक, यह उन
क्षेत्रों के लिए उपयोगी है जहां बहुत कम वर्षा होती है। इसके अंतर्गत उपलब्ध सीमित नमी को संचित करने बिना सिंचाई के ही फसलें उगाई जाती हैं। प्राकृतिक संसाधनों का इष्टतम उपयोग कर इसका जन संसाधन को लाभ पहुंचाना, लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराकर जीवन स्तर को उठाना। चक्रवात निम्न वायु दाब के केंद्र होते हैं जिसके चारों तरफ अवस्थित उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब केंद्र की ओर अत्यधिक तीव्र चक्रीय गति से हवाएं प्रवाहित होती हैं। चक्रवातों के कारण बड़े पैमाने पर जनधन की हानि होती है। भारत में उष्णकटिबंधीय चक्रवात प्रभावित क्षेत्र उष्णकटिबंधीय चक्रवात 30 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के मध्य भूमध्य रेखीय 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री दक्षिण अक्षांशों को छोड़कर उत्पन्न होते हैं। भारत का प्रायद्वीपीय भाग इन अक्षांशों के अंतर्गत शामिल है। भारत की अवस्थिति हिंद महासागर में प्रायद्वीपीय है। प्रायद्वीपीय के तीनों ओर महासागर हैं जिससे पूर्व एवं पश्चिम में क्रमशः बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर है, जिससे इन महासागरीय क्षेत्रों में विकसित होने वाले किसी भी चक्रवात का प्रभाव भारत के तटीय क्षेत्रों पर पड़ता है। अत्यधिक लंबी तटरेखा होने के कारण भारत उष्णकटिबंधीय चक्रवात से काफी हद तक सुभेद स्थिति में है। अतीत में कई भयंकर चक्रवातों से भारतीय तटीय इलाकों में जनधन की काफी क्षति हुई है। चक्रवातों की दिशाओं के अध्ययन से पाया गया है कि लगभग समस्त पूर्वी तट अर्थात पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु का अधिकतर तटीय भाग चक्रवात से सर्वाधिक सुभेद है, जबकि पश्चिमी तट का गुजरात का अधिकतर तटीय भाग, गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र व केरल का तटीय हिस्सा सर्वाधिक प्रभावित होता है। मानसून के दौरान चक्रवात 10 डिग्री से 15 उत्तरी अक्षांश के विकसित होते हैं जो सामान्यतः तमिलनाडु, आंध्र के दक्षिणी तटीय क्षेत्र व केरल के तटीय क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं। बंगाल की खाड़ी में पैदा होने वाले अधिकतर चक्रवात अक्टूबर-नवंबर माह में 16 डिग्री से 21 उत्तरी अक्षांश के मध्य विकसित होते हैं, अर्थात ये चक्रवात आंध्र प्रदेश के उत्तरी तटों, ओडिशा या पश्चिम बंगाल के संपूर्ण तटीय क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं। सामान्यतः बंगाल की खाड़ी की तुलना में अरब सागर में चक्रवातीय स्थितियां काफी कम पैदा होती हैं। बादल प्रस्फुटन किसी क्षेत्र विशेष में कुछ किलोमीटर के दायरे में अचानक एवं आकस्मिक रूप से हुई मूसलाधार वर्षा को बादल का फटना या बादल स्फुटन कहते हैं। यह बारिश कुछ समय के लिए ही होती है लेकिन संबंधित क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति पैदा कर देती है। बादल प्रस्फुटन में सामान्यतः वर्षा की मात्रा 100 मिलीमीटर प्रति घंटा इससे अधिक हो सकती है। बादल प्रस्फुटन की घटना सामान्यतः तड़ित झंझा से भी संबद्ध होती है। ये घटनाएं सामान्यतः पर्वतीय क्षेत्रों में घटित होती हैं, अर्थात भारत के प्रमुख पर्वतीय राज्य जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश आदि इस आपदा से प्रभावित होते हैं। मजबूत मानसून की दशाओं में मैदानी क्षेत्रों में भी बादल प्रस्फुटन की घटनाएं घटित होती हैं जिससे वहां जलभराव एवं बाढ़ की स्थिति बन जाती है। मानव जनित आपदाएं मानव द्वारा आर्थिक एवं सामरिक विकास हुए हेतु किए हुए प्रयासों के दौरान पैदा हुए ऐसे खतरनाक प्रभाव जिसमें मानव का हस्तक्षेप हो मानव जनित आपदाएं कहलाती हैं। ऊर्जा प्राप्ति, बीमारियों के उन्मूलन में संवेदनशील तत्वों के साथ अनुसंधान, सामरिक सुरक्षा हेतु हथियार निर्माण एवं परीक्षण आदि क्रियाकलापों के कारण पैदा हुए दुष्प्रभाव मानव जनित आपदाओं का रूप ले सकते हैं जिससे जनधन की क्षति या पर्यावरणीय नुकसान होते हैं। अप्रैल 1986 में यूक्रेन के
चेर्नोबिल परमाणु दुर्घटना एवं जापान के मार्च 2011 में फुकुशिमा परमाणु दुर्घटना जिसमें परमाणु ऊर्जा संयंत्र से रेडियोएक्टिव पदार्थ का वृहद स्तर पर निष्कासन हुआ था, बेहद खतरनाक मानवीय आपदा मानी जाती है। इसके अलावा भारत के भोपाल में दिसंबर 1984 में यूनियन कार्बाइन कीटनाशक विनिर्माण संयंत्र से वृहद मात्रा में मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का निष्कासन, खाड़ी युद्ध के दौरान कुवैत के तेल के कुओं में आग आदि विश्व की प्रमुख मानव जनित आपदाएं हैं। इसके अतिरिक्त तेल या रसायनों का समुद्री सतह पर फैलाव, बांध टूटना, युद्ध, आतंकवादी हमले या वर्तमान में इस जलवायु परिवर्तन को मानव जनित आपदा में शामिल किया जाता है। आपदाओं से बचाव एवं प्रबंधन के प्रमुख आंतरिक प्रयास संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1990 के दशक में प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दशक घोषित किया गया था। वर्ष 1994 में योकोहामा, जापान में आपदा न्यूनीकरण हेतु पहला विश्व सम्मेलन एवं घोषित किए गए अंतर्राष्ट्रीय दशक 1990 से 1999 की मध्य दशकीय समीक्षा हुई। इस सम्मेलन में आपदा प्रबंधन हेतु योकोहामा रणनीति प्रस्तुत की गई। वर्ष 1999 में संयुक्त राष्ट्र की आपदा न्यूनीकरण एवं अंतर्राष्ट्रीय रणनीति एवं संयुक्त राष्ट्र सचिवालय के अंतर्गत संबंधित कार्यालय का गठन किया गया। वर्ष 2002 में जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में हुए सतत विकास सम्मेलन में आपदा न्यूनीकरण, प्रबंधन एवं शमन हेतु चर्चा की गई एवं लक्ष्य निर्धारित किया गया। 2005 में जापान के कोबे ह्योगो में आपदा न्यूनीकरण पर दूसरा विश्व सम्मेलन हुआ, जिसमें 2005 से 2015 के दशक के लिए ह्योगो रणनीति फ्रेमवर्क जारी किया गया। 2012 में रियो, ब्राजील के सतत विकास पर हुए सम्मेलन Rio+20 में आपदा प्रबंधन संबंधी रणनीति पर विचार किया गया। 2015 में जापान के सेंडाई प्रांत में आपदा न्यूनीकरण पर तीसरा विश्व सम्मेलन हुआ, जिसमें 2015 से 2030 के लिए सेंडाई फ्रेमवर्क अपनाया गया। प्रत्येक वर्ष 2013 को आपदा न्यूनीकरण दिवस मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1989 में की गई थी। संयुक्त राष्ट्र सासाकावा अवार्ड प्रत्येक वर्ष ऐसे व्यक्ति या संस्था को दिया जाता है जिससे आपदा न्यूनीकरण संबंधी बेहतर प्रयास किया हो। इस पुरस्कार की स्थापना वर्ष 1986 में निप्पॉन फाउंडेशन के संस्थापक व अध्यक्ष रियोइची सासाकावा द्वारा की गई। आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबंधन के राष्ट्रीय प्रयास वर्ष 2001 तक आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबंधन का दायित्व कृषि मंत्रालय के पास था। सितंबर 2005 में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन एक कार्यादेश से किया गया। दिसंबर 2005 में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम पारित किया गया। इसी के अंतर्गत राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में विधेयक निकाय बनाया गया। साथ ही इसे राष्ट्रीय, राज्य एवं जिला तीनों स्तरों पर गठित किया गया। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एक गृह मंत्रालय की देखरेख में 9 सदस्यीय प्राधिकरण है, जिनकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण बहु सदस्यीय निकाय होता है, जिसकी आपदा अध्यक्षता मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की अध्यक्षता जिला मजिस्ट्रेट द्वारा की जाती है। यह उपाध्यक्ष जिला परिषद का मुख्य होता है। सामान्य एवं अन्य कार्यों के लिए एनडीएमए की सहायता
करने हेतु राष्ट्रीय कार्यकारी समिति है, जिसकी अध्यक्षता गृह सचिव द्वारा की जाती है। इसके सदस्यों में कृषि, परमाणु ऊर्जा, रक्षा, पेयजल आपूर्ति, पर्यावरण और वन, वित्तीय व स्वास्थ्य, विद्युत, ग्रामीण विकास, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष आदि प्रमुख विभागों में सचिव शामिल है। वर्ष 2006 में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF का भी गठन किया गया। वर्तमान में इसकी 12 बटालियनों को मंजूरी दी जा चुकी है, जो कि बठिंडा पंजाब, गाजियाबाद, वाराणसी उत्तर प्रदेश, बड़ोदरा गुजरात, पुणे महाराष्ट्र, पटना बिहार, गुवाहाटी असम, कोलकाता पश्चिम बंगाल, मंडाली ओडिशा, गुंटूर आंध्र प्रदेश, एराकोणम तमिलनाडु व ईटानगर अरुणाचल प्रदेश में तैनात है। वर्ष 2009 में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA द्वारा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति का निर्माण किया गया। आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय संस्थान NIDM की स्थापना 2006 में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत की गई। राष्ट्रीय गृह मंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। यह संस्थान प्रशिक्षण एवं अक्षमता निर्माण संबंधित कार्य करता है। साथ ही यह सार्क देशों के आपदा प्रबंधन केंद्र के रूप में भी कार्य करता है। वर्ष 2016 में आपदा प्रबंधन पर कई राष्ट्रीय नीति लागू की गई। यह नीति सेंडाई फ्रेमवर्क 2015 से 2030, सतत विकास लक्ष्य 2015 से 2030 एवं जल परिवर्तन पर पेरिस समझौता दिसंबर 2015 के प्रावधानों के साथ तालमेल बनाते हुए जानमाल की क्षति को कम करने के साथ ही पर्यावरणीय नुकसान को कम करने एवं उसकी भरपाई करने पर जोर देती है। संबंधित प्रमुख अनुसंधान संस्थान भारतीय मौसम विज्ञान विभाग नई दिल्ली, भारतीय मौसम वेधशाला पुणे, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण कोलकाता, राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान हैदराबाद, आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान लातूर महाराष्ट्र, भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र हैदराबाद, भारतीय राष्ट्रीय वैज्ञानिक परिकलन केंद्र नई दिल्ली, भारतीय उष्ण मौसम विज्ञान संस्थान पुणे, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर।